कश्मीर में चुनावी सरगर्मियां आसमान पर चढ़ गई हैं। आज राज्यसभा की 4 सीटों और उपचुनाव की 2 सीटों के लिए बेहद अहम दिन है। एक तरफ जहां आज से नगरोटा और बड़गाम उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू होगा, वहीं राज्यसभा की 4 सीटों के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। उपचुनाव के लिए किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। वहीं राज्यसभा के लिए एनसी और बीजेपी ने 3-3 उम्मीदवार का ऐलान किया है। चौथी सीट पर किस पार्टी से कौन लड़ेगा, ये भी आज ही साफ होगा, क्योंकि 11 नवंबर को चुनाव होने हैं, 14 को रिजल्ट आना है, नामांकन की आज आखिरी तारीख है। तो ऐसे में चारों तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही थी और राज्यसभा की 4 सीटों और उपचुनाव की 2 सीटों के लिए आज का दिन बेहद अहम बताया जा रहा है। लेकिन खास बात यह है कि जो उपचुनाव बड़गाम और नगरोटा सीट पर होना है, उसके लिए किसी भी पार्टी द्वारा किसी भी प्रत्याशी का नाम नहीं दिया गया है। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव की तारीख नजदीक है और अब सियासत अपने पूरे रंग में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। वहीं कांग्रेस अभी भी दिल्ली हाईकमान के फैसले का इंतजार कर रही है। अब देखना होगा कि 24 अक्टूबर को ऊपरी सदन के मैदान में किसकी चाल चलेगी भारी। देखिए खास रिपोर्ट। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से राज्यसभा की 4 में से 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा, उपाध्यक्ष राकेश महाजन और वरिष्ठ नेता डॉक्टर अली मोहम्मद मीर को पार्टी ने मैदान में उतारा है। पार्टी के नेता सुनील शर्मा ने बताया कि 13 अक्टूबर नामांकन का आखिरी दिन है और तीनों उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे। इस चुनाव के लिए चूंकि कल अंतिम डेट है, लास्ट डेट है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, और तीनों प्रत्याशियों के लिए प्रपोजल्स भी एमएलए चाहिए, उसके लिए भी ये बैठक इंपॉर्टेंट है। और 24 की वोटिंग के लिए हमारी क्या रणनीति होगी, हमारी क्या योजना होगी, इस योजना और रणनीति के लिए इन तीनों सीटों पे अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी की इंपॉर्टेंट बैठक है। बीजेपी की रणनीति पर चर्चा के लिए पार्टी के सभी 28 विधायक श्रीनगर में जुटे। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने बताया कि चुनाव से पहले पार्टी की रणनीति को मजबूत बनाने और एकजुटता दिखाने पर जोर दिया जा रहा है। उनका कहना है कि 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव में पार्टी पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी। इस मीटिंग में उम्मीदवारों के प्रचार अभियान और वोट मैनेजमेंट पर भी चर्चा हुई। नहीं, हमारा ट्रेनिंग सेशन आज बिल्कुल नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ हम योजना और रणनीति 2 चीजों पे बात करेंगे, किस प्रकार से हम अपनी पार्टी को विजयी बनाएं। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। वरिष्ठ नेता शेख बशीर ने कहा कि बीजेपी राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों की खरीद फरोख्त का सहारा ले सकती है। उन्होंने दावा किया है कि एनसी 3 सीटें जीतने की स्थिति में है और कांग्रेस के भी एक उम्मीदवार मैदान में उतरने की संभावना है। वरिष्ठ नेता शेख बशीर का कहना है कि जनता एनसी पर भरोसा रखती है और नतीजे इसका सबूत पेश करेंगे। हमारे पास 41 हैं एनसी के पास, कांग्रेस के पास 6 हैं और इसी तरह पीडीपी या सजाद लोन, अब मालूम है सजाद लोन कौन है, कैसे है, ये कहने की बात नहीं है, सबको मालूम है। उस हिसाब से 3 सीटें हम क्लियरली ले सकते हैं। चौथी सीट के ऊपर मुकाबला करेंगे। बीजेपी को हक है, बीजेपी का स्टाइल रहा है खरीदना, तो अब देखते हैं कि किस तरह खरीदते हैं, ये वक्त बताएगा। हम हमेशा तैयार रहते हैं उसके लिए। ये कौन दुनिया जानती है कि वो खरीदो फरोख्त में मशहूर है। मुझे लगता है 1 आध दिन में लग जाए, क्योंकि अब नेशनल लेवल की पार्टी है, वो करेंगे, वो तो उनका काम है। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, उन्होंने अपनी सीटें अनाउंस कर दी हैं, उसके मुताबिक चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी हलचल तेज है। पार्टी के विधायक निजामुद्दीन भट्ट ने कहा कि कांग्रेस भवन में जल्द ही अहम बैठक होगी, जिसमें राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि अंतिम फैसला दिल्ली हाईकमान ही करेगा। अखबारों में जो कुछ आता है उससे परे आज प्रेसिडेंट साहब ने, प्रदेश कांग्रेस के चीफ ने मीटिंग बुलाई हुई है। उसमें 2 चीजों की होगी समीक्षा। एक ये कि सूरत हाल क्या है और किस तरीके का फैसला हमको लेना पड़ेगा। हमारा इनपुट प्रेसिडेंट साहब हासिल करेंगे और वहाँ हाईकमांड से भी जो आदेश होगा उसका पालन होगा, वही करने के लिए।
जब निजामुद्दीन भट्ट से पूछा गया कि क्या कांग्रेस को एक सीट मिल सकती है, तो उन्होंने कहा कि इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि नगरोटा सीट पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है और कांग्रेस सभी विकल्प खुले रखे हुए हैं, यानी अभी तक समीकरण पूरी तरह से तय नहीं हो पाए हैं। सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन का क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि अभी फाइनल कॉल लिया ही नहीं गया है। हम क्यों कहेंगे इज दिस ए डिससेटिस्फाइड कॉल और सेटिस्फाइड कॉल? देखिए, कोई भी बात अभी तक स्पष्ट नहीं है जब तक ना पूरा डिस्कशन मुकम्मल होगा और फाइनल कॉल लिया जाएगा विद द कंसेंट एंड अप्रूवल ऑफ हाई कमांड। राज्यसभा की 4 सीटें और तीनों दलों की सियासी बाजी गर्म है। कहीं दांव रणनीति पर तो कहीं भरोसा गठबंधन पर। अब सबकी निगाहें 24 अक्टूबर पर टिकी, जब तय होगा कि सत्ता के गलियारों से ऊपरी सदन तक किसका सफर होगा आसान और किसकी राह होगी कठिन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं कांग्रेस जम्मू कश्मीर में होने वाले राज्यसभा चुनाव में किनारे हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि पार्टी आलाकमान ने चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया। कर्रा ने कहा कि हम 4 में से जिस सीट से उम्मीदवार उतारना चाहते थे, एनसी ने हमें वो सीट नहीं दी और जिस सीट से उम्मीदवार उतारने को कहा जा रहा है, आलाकमान ने उस पर लड़ने से इनकार कर दिया है। तो आलाकमान द्वारा वो सीट ठुकरा दी गई है, ऐसा कांग्रेस का कहना है कि जो सीट वो चाहती थी वो सीट उसे नहीं मिल पाई, जिस पर दूसरी सीट देने पर वो तैयार नहीं हुए, उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया। जिसमें हमारी लीडरशिप ने एक सीट मांगी थी, सेफ सीट, सीट नंबर 1 एंड सीट नंबर 2, उनमें से एक सीट, और उसके एवज में हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीट ऑफर की थी, लेकिन दैट वाज सीट नंबर 4। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारे सारे मेंबरान ने कहा, चूंकि हम समझते हैं कि सीट नंबर 4 उतनी सेफ सीट नहीं है जितनी कि सीट नंबर 1 एंड 2 है, तो ये तय पाया गया यूनानिमसली कि हम सीट नंबर 4 के वास्ते अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे एंड वी विल लीव इट टू आवर अलायंस पार्टनर्स कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। राज्यसभा की सीट को लेके कांग्रेस में जो एक कंफ्यूजन चल रहा था वो कहीं ना कहीं क्लियर हो गया है। जी हां, अभी कुछ देर पहले जेकेपीसीसी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा के साथ साथ पार्टी के तमाम सीनियर लीडर आज श्रीनगर के कांग्रेस भवन में थे, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली कहा कि हम राज्यसभा में अपना कैंडिडेट फील नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1, 2, 3 और 4 सीट्स जो थी, इस पर से हमने सीट नंबर 1 और 2 का प्रस्ताव दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस को, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मना किया और हमें सीट नंबर 4 पे लड़ने के लिए कहा, जो कहीं ना कहीं सेफ सीट नहीं थी। ये भी कहा साथ ही साथ कि आज सुबह से ही कई सारी बातें चल रही थी कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच दरार आई है। उसको लेके भी एक क्लियरिटी आई है तारिक हमीद कर्रा की तरफ से कि हाईकमांड में इस वक्त बात चल रही है। हालांकि हमने सीएम उमर अब्दुल्ला को चिट्ठी लिखी थी, डॉक्टर फारूक को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन अभी तक उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया है और ये उन्होंने राज्यसभा के कैंडिडेट्स के हवाले से कहा था। वहीं अगर हम बाईपोल्स की बात करें, तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि अभी वक्त है और हम आगे डिसाइड करेंगे दिल्ली में जो हाईकमांड होगी कि क्या हम जो ये 2 सीट्स है नगरोटा की और बडगाम की, इस पे अपना कैंडिडेट फील्ड करेंगे या कहीं ना कहीं अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करेंगे। वो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफी। जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन जिन डेली वर्सेस यानी कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने नौकरी की स्थायी पहचान का सपना देखा था, उनकी उम्मीदें अब मायूसी में बदल रही हैं। चुनावी रैलियों में किया गया नियमितीकरण का वादा अब सवालों के घेरे में है। क्या ये वादा सिर्फ चुनावी भाषणों तक ही सीमित रह गया है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में डेली वेजेस यानी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया था। उमर अब्दुल्ला और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने हर रैली में इस मुद्दे को उठाया। हजारों कर्मचारियों की उम्मीदें इसी वादे से बंधी थी, लेकिन सरकार के 1 साल पूरे होने के बाद भी
नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अब लोग सरकार से सवाल पूछने लगे हैं कि ये वादा कब पूरा होगा। आज हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के उस चुनावी मुद्दे की जो उन्होंने चुनाव से पहले लोगों के साथ वादा किया था, और जहां मैनिफेस्टो में कई चीज़ें जिक्र थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने लोगों को राग़िब किया था वो था रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर्स, यानी कि आर्जी मुलाजमीन की नौकरियां मुस्तकिल बनाने का जो वादा किया था सरकार ने, तो वो वादा कहाँ तक पहुँचा और कहाँ तक उस वादे की अमलावरी की गई, अमली जामा कहाँ तक पहुँचाया गया, उस पर भी बात होगी। और साथ ही साथ जिस तरह से आपको पता है कि एक काबीनी सब कमेटी भी तश्कील दी गई थी, लेकिन उस काबीनी सब कमेटी का रिपोर्ट मंजर आम पर अब तक नहीं आया। इसकी क्या वजूहात रही वो तो सरकार को ही पता होगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या इम्पैक्ट्स इसके पड़े हैं तो उस पर आज बात होगी। सरकार की दलील है कि नियमितीकरण का मुद्दा कानूनी और वित्तीय जटिलताओं से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है जो मानवीय और प्रशासनिक पहलुओं पर अध्ययन कर रही है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि सिर्फ कमेटियां बनाने से पेट नहीं भरता। वे चाहते हैं कि सरकार कोई ठोस नीति और टाइमलाइन घोषित करे ताकि भरोसा फिर से कायम हो सके। जहाँ तक डेली वेजर्स की बात है, उनके लिए द फर्स्ट थिंग दैट वाज डन इज उनके लिए भी एक कमेटी बनाई गई। चाहे डेली वेजर्स देखिए, डेली वेजर्स बहुत अलग अलग तरह के डेली वेजर्स हैं। कुछ लोग स्कीम्स के तहत लगे हैं, कुछ लोग वॉचमैन लगे हैं, कुछ लोग कहीं पे वॉचर लगे हैं, कुछ लोग कहीं पे कुछ कैजुअल स्टाफ लगे हैं। ऑलमोस्ट हमारे पास डेली वेजर्स के जो हैं, आप समझिए 30-35 टाइप के डेली वेजर्स हमारे पास हैं, बिकॉज वी थिंक देयर वन ग्रुप। इस पूरे डाइवर्स ग्रुप को किस तरह से इनका सोल्यूशन एक पेश किया जाएगा, उसके लिए भी जो मैं आपको कहूँगी कि एक प्रॉपर कमेटी बनी है। लेकिन आपको याद होगा कि इन डेली वेजर्स को कितना तनख्वाह के लिए तंग किया जाता था, इनको कितना सताया जाता था, इनको कैसे बाहर निकाला जाता था। आज आप वो वाली कंप्लेंट्स नहीं कहीं से सुन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पे जो है एक रुकावट लग गई है। लेकिन हाँ, आगे का जो इनका सिलसिला है उस पे भी एक कमेटी बैठी हुई है जो as soon as possible जो है इनका भी एक सोल्यूशन निकालेगी। जब पॉपुलर गवर्नमेंट यहाँ पे आई थी तो एक उम्मीद सी जग गई थी कि कहीं ना कहीं जो हमारे डेलीवेजर्स है या अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको एक सहारा मिलेगा। एक साल गुजरने को आया, लेकिन ऑन ग्राउंड हम ये देखते हैं कि अभी कोई खातिर ऐसी पॉलिसी नहीं है जिससे जो हमारे यूथ है या हमारे डेलीवेजर्स है उनको कोई आसाइश मिले। तो हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि आप कमेटी बनाइए, आपको ब्रीथिंग पीरियड चाहिए था वो आपको मिला, लेकिन कोई ना कोई कंक्रीट रिज़ल्ट हमारे ग्राउंड पे आना चाहिए। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे हुई है, नो डाउट लोग अब ट्रांजिट हो रहे हैं दूसरे और बिज़नेस के और बाकी चीज़ों के और, लेकिन हमें ये भी देखना है कि यहाँ की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। तो हमारी सजेशन यही रहेगी कि आप जितना जल्दी हो सके ये आप देखिए कि हर एक डिपार्टमेंट में हमारे वहाँ पे एक डेलीवेजर्स काम करते हैं। पीडीडी में आप आए रोज़ देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई हादसा पेश आता है, लेकिन उनके पास कोई ब्रीथिंग पीरियड होता ही नहीं, उनको कोई कंपनसेशन होती नहीं है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी कि हमने इस पुराने साल 2026 में बात की, अभी 2025 भी ख़त्म होने को आ रहा है, अभी तक कोई खातिर खा उसमें कोई भी पेशरफ्त नहीं हो रही है। विपक्षी पार्टियां खासकर पीडीपी और बीजेपी अब एनसी पर निशाना साध रही हैं। पीडीपी का आरोप है कि एनसी सरकार ने न सिर्फ भर्ती अवसर कम किए बल्कि पुराने कर्मचारियों को भी ठगा। वहीं बीजेपी ने तंज कसा और कहा कि एनसी ने रोजगार नहीं रोज के झूठे वादे किए। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने जनता से किया वादा सिर्फ वोट बटोरने का एक जरिया था। हर पार्टी ने अपने इलेक्शंस के मैनिफेस्टो के अंदर इनकी जो बहाली है, इनकी जो परमानेंस है, उसके हवाले से वादे किए थे ताकि इनका जो रेगुलर पेरोल है वो शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत साल 10-10 साल 12-12 साल से ये लोग जो हैं अलग अलग महकमों में काम कर रहे हैं, अपनी मुलाजमत इन्होंने वहाँ पे दी है। आपने ये देखा कि किस तरीके से जिस दिन ये बिल इंट्रोड्यूस होना था असेंबली के अंदर हंगामी हालातों को बनाया गया, किसी न किसी तरीके से माहौल को इस तरीके से क्रिएट किया गया कि ये बिल जो है ये टेबल ना हो या इसके ऊपर बहस ना हो। और आज 1 साल के बाद सरकार ये दिखाना चाह रही है
कि हमने बड़ा बेमिसाल काम किया है। बेमिसाल तो बेशक उन्होंने बड़ा बेमिसाल काम किया। बेमिसाल काम उन्होंने इस हवाले से किया है कि जो लोग पिछले 6-7 सालों से ज़मीन बोस हो गए थे, इनको इन्होंने और ज़मीन बोस कर दिया है। पिछले 1 साल में जहां हम देखते उमर साहब ने जो कमिटमेंट्स की थी, जो वादे किए थे, जो गारंटियां दी थी, एक भी अभी तक पूरी नहीं हुई। जिस तरह से डेलीवेजर्स को रेगुलर करने का जो प्रॉमिस किया था, जिसपे उन्होंने वोट भी लिए, और एक बहुत बड़ा धोखा जो उन्होंने डेलीवेजर्स को दिया कि एक कमेटी फ्रेम कर दी, उसके नाम पे टाइम कंज्यूमिंग की है उन्होंने। अभी तक 8 महीने की जो टाइम कंज्यूमिंग उन्होंने की है। बेसिकली उमर साहब पहले से ही जानते थे कि मुझे कुछ करना नहीं है, इसलिए एक टाइम फ्रेम देके उनको एक कंफ्यूजन जो क्रिएट करने की कोशिश उसने की, उसमें उमर साहब कामयाब हुए। लेकिन जहां तक 1 साल का हम देखते हैं, देखिए 25 वादे थी, 12 गारंटियां थी, और भी बहुत कुछ उमर साहब ने कहा। टोटल जब हम मिला के देखते हैं तो उमर साहब का जो ये टर्नओवर रहा 1 साल का, ये फेल है, डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। नाकाम गवर्नमेंट है उमर साहब की। उमर साहब एक भी सिंगल कमिटमेंट, एक भी सिंगल गारंटी, एक भी सिंगल वादा पूरा नहीं कर सके। और डेलीवेजरों का जहां तक ताल्लुक था, जिस तरह से डेलीवेजरों पर उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, बहुत कुछ कहा था, तो उन डेलीवेजरों को भी आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया। कमेटी की तरफ से रिपोर्ट क्या दी, कौन सा टाइम फ्रेम उनको रखा गया था, वो टाइम कंज्यूमिंग थी और कुछ नहीं था। उमर साहब को कुछ करना नहीं है, ये फेलियर है एनसी गवर्नमेंट का। ये वही वादा था जिसने एनसी को चुनावों में बड़ी बढ़त दिलाई। स्टेटहुड और अनुच्छेद 370 की बहस के बीच दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण का मुद्दा एनसी का ट्रम्प कार्ड बना। लेकिन अब जब 1 साल बीत चुका है तो वही कार्ड उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। डेली वेजर्स की उम्मीदें मायूसी में बदल रही है। एनसी सरकार भले ही कह रही हो कि वे इस मुद्दे पर गंभीर है और उच्च स्तरीय समितियां बन चुकी हैं, लेकिन जनता को जमीनी स्तर पर अब कुछ बदलता नहीं दिख रहा। अब सवाल यही है कि क्या वादे सिर्फ चुनावी मंचों तक सीमित रहेंगे या वास्तव में हजारों डेली वेजर्स की जिंदगी में कोई स्थायी बदलाव आएगा। न्यूज़ 18 के लिए